गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशीय समावयवता। इस टॉपिक में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आखिर पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, ध्रुवित प्रकाश के तल का मतलब क्या है। देन इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स किन्हें कहा जाता है, यानी जो हमारे प्रकाशीय रूप से सक्रिय यौगिक किन्हें कहते हैं। और इसकी तीन कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। सबसे पहली का कंडीशन थी कायरल कार्बन का होना, यानी कि एक कार्बन असम्मित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी हमारी कि इसमें जो इमेज जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नॉन सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब सममिति नहीं होनी चाहिए अणु में। और तीसरा था नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, यानी कि उसकी जो प्रतिबिंब होता है मॉलिक्यूल को अगर हम मिरर के सामने रखें तो उसकी मिरर इमेज जो है, उसका जो प्रतिबिंब है वो पूरी तरह से उस पर प्रत्यारोपित नहीं होना चाहिए, उस पर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हमारे प्रकाशीय रूप से सक्रिय पदार्थ होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, इनमें जब हम प्लेन पोलराइज लाइट डालते हैं, मतलब जो पोलराइज लाइट यानी जो ध्रुवित प्रकाश है जब हम डालते हैं, तो ये हमारे जो यौगिक हैं प्रकाशीय रूप से सक्रिय यानी कि केमिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव जो है हमारे कंपाउंड्स हैं, जब हम ध्रुवित प्रकाश डालेंगे तो वो जो सक्रिय यौगिक होते हैं ये ध्रुवित प्रकाश को या तो सुई की दिशा में या सुई की विपरीत दिशा में क्या कर देते हैं, उसके तल को थोड़ा सा घुमा देते हैं, यानी कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट होता है उस प्लेन को ये या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। कल यही हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बिहाफ पर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे बनते हैं, दो प्रकाशीय समावयवी हमारे होते हैं। एक होते हैं हमारे लियो रोटेटरी और एक होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हिंदी में लेवो रोटेटरी को कहा जाता है वामवर्ती घूर्णक। वामवर्ती जो घूर्णक होते हैं यानी जो लेवो रोटेटरी होते हैं वो पोलराइज लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एंड जो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पे इस इमेज से देखिएगा, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये प्लेन है हमारे पोलराइज लाइट का, ये हमने ऑप्टिकली एक्टिव यानी प्रकाशीय रूप से सक्रिय यौगिक लिया, और इससे जब हमने ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से प्रकाशीय रूप से सक्रिय यौगिकों से जब ये पोलराइज लाइट पास करी, जब ये ध्रुवित प्रकाश पास किया, तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, ये इस लाइट के प्लेन को या तो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब सुई की दिशा में घुमा रहा है, तो ये होता है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये चीज़ याद रखिएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये होता है लेवो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्ती और लेवो रोटेटरी को कहते हैं वामवर्ती। तो ध्यान रखिएगा, लेवो माने लेफ्ट साइड, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो लेवो रोटेटरी यानी कि वामवर्ती, और क्लॉकवाइज घुमा रहा है सुई की दिशा में घुमा रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, जिसे दक्षिणावर्ती कहते हैं। और इसको शॉर्ट में हम डी और एल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये एल फॉर्म होती है, ये डी फॉर्म होती है। तो हमारा जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो दो तरह से उसको मतलब रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट। जैसे यहाँ पर ये अगर कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है तो देखिए इसके दो यहाँ पर इमेज बन रही हैं, एक ये है एक ये है। ये दोनों ही मतलब ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, प्रकाशीय रूप से सक्रिय है, क्योंकि इसमें तीनों गुण पाए जा रहे हैं। इसमें कायरलिटी भी है, इसमें सिमेट्री भी नहीं है, सममिति भी नहीं है, और इसकी जो इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी कि अध्यारोपित नहीं होती है। तो उस आधार पर ये दो जो हैं यही दोनों हमारे समावयवी हो जाएंगे, यही दोनों हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। अब इनमें से ही एक जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, दूसरा लेवो रोटेटरी हो जाएगा, यानी इन्हीं में से ही एक जो होगा वो दक्षिणावर्ती हो जाएगा और दूसरा वामवर्ती। तो देखिए हिंदी में याद रखना, डी से दक्षिणावर्ती डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये क्या करता है क्लॉकवाइज यानी राइट साइड रोटेट कर रहा है। जो लेवो रोटेटरी है वो वामवर्ती है, यानी लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो ये चीजें जो है वो आप ध्यान रखिएगा। और इस फिनोमिना को, इस पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करने का जो फिनोमिना होता है, इसे ही हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसे ही हम प्रकाशीय समावयवता कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये समावयवता का जो टॉपिक है, मतलब आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। एक मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जो बुक में दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से।
ये जो फॉर्मूला है COH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH बॉन्ड COH, इससे ये टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। टार्ट्रिक अम्ल कहते हैं इसे। टार्ट्रिक एसिड है, टर्मरिन वगैरह में, इमली वगैरह में ये एसिड पाया जाता है। अगर हम इसके पहले स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर इस कार्बन को देखिए, इससे एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ COH जुड़ा है और दूसरी तरफ से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, तो ये हमारा कायरल कार्बन होगा। क्लियर है। और ये वाला कार्बन भी क्या होगा, कायरल। इसमें दो दो कार्बन एसिमेट्रिक, कायरल या असममित हैं, पर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको दो बराबर पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सममिति आ गई है, यहाँ सिमेट्री आ गई है, तो ये जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि ये प्रकाशीय रूप से सक्रिय नहीं है। तो ये टार्ट्रिक एसिड है और इसको इन्होंने मीजो टार्ट्रिक एसिड कहा गया, क्योंकि ये क्या नहीं कर सकता, ये प्लेन मतलब पोलराइज लाइट के प्लेन को जो है रोटेट नहीं कर सकता है। बट अगर हम यहीं पर क्या करें, इस OH ग्रुप को हटा करके इधर कर दें या फिर इस OH ग्रुप को हटा करके इधर कर दें, तो फिर सिमेट्री नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी, देखिए इस एग्जांपल में यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ऊपर H और OH को सेम पोजीशन पे रखा है, नीचे वाले OH को इधर भेज दिया। अब अगर हम यहाँ से इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें और इसको इधर टर्न करें, तो COH को कवर करेगा, C को कवर करेगा, लेकिन जो H है वो OH को कवर करेगा और जो OH है वो H को, यानी कि यहाँ पर तब सममिति नहीं आएगी, सिमेट्री नहीं आएगी। तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये प्रकाशीय रूप से सक्रिय हो जाएगा। और वहीं पर यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने H और OH को तो सेम रखा हुआ है, बट ऊपर वाले OH को रोटेट करके इधर शिफ्ट कर दिया। तो उस कंडीशन में ये भी यहाँ पर क्या होगा, सिमेट्रिक लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो OH H के ऊपर आएगा, H OH के ऊपर, तो ये मॉलिक्यूल भी हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव टार्ट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो है हमारे मीजो टार्ट्रिक एसिड है, इसमें सिमेट्री आ जाने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, प्रकाशीय रूप से सक्रिय नहीं है। तो अब इसी में अगर हम ऐसे मिरर लगाते हैं तो देखो, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, एक दूसरे की प्रतिबिंब है। तो इसमें से ही एक जो है वो D फॉर्म हो गया और दूसरा जो हो गया वो L फॉर्म, यानी कि ये वाला जो होगा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लेवो रोटेटरी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये दोनों स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी में बना करके आने हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी अभिक्रिया क्रियाविधि। ये वाला जो टॉपिक रहने वाला है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर रिएक्शंस मैकेनिज्म पूछी जाती हैं, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पूछी जाती हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आएगा, मतलब ये वाला टॉपिक अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, तो आगे चल करके फिर आपको रिएक्शंस रटनी पड़ेंगी, आपको रिएक्शंस समझ में नहीं आएंगी कि क्या हो रहा है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट कि आखिर रिएक्शन क्या होती है, यानी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रिएक्शन का मतलब होता है, नॉर्मली अगर हम मतलब किसी 10th क्लास के बच्चे से अगर पूछें तो वो ये कहेगा कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जहाँ पर नया प्रोडक्ट बन रहा है विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, उसे ही हम केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये तो हो गई एक 10th लेवल की डेफिनेशन। बट व्हाट विल मतलब व्हाट विल हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, but what is happening in the reaction, now we are come to that point. Actually in a chemical reaction, how the old substance get converted into a new substance, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो सब्सटेंस है वो बनते कैसे हैं। तो हमको पता है कि जैसे वाटर बनना है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स आपस में बॉन्डिंग करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देन H2O का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। यही तो हम पढ़ के आ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी वही है। तो जब जो एटम्स हैं वो जब कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे। अब एक एटम है फॉर सपोज H2 कैसे बना होगा, H बॉन्ड S से, और ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है Cl2 से, ये Cl2 कैसे बना होगा, Cl बॉन्ड Cl से, माने हाइड्रोजन जो है वो Cl2 से रिएक्शन कर रहा है, तो आप कहते हो कि सर 2HCl बना। बट मेन जो इसके अंदर का वर्किंग है वो क्या हुआ, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इनके बीच का बॉन्ड टूटा, Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, देन इस हाइड्रोजन ने Cl के साथ, इस हाइड्रोजन ने Cl के साथ नया बॉन्ड बनाया और HCl का फॉर्मेशन किया। ये हो रही है प्रोसेस।
इट मीन्स कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसको हम कह सकते हैं कि इसमें जो पुराने बंध होते हैं वो टूट जाते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बंध बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो जो फिनोमेना होता है उसी को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड न्यू एटम्स के साथ बनेंगे, तभी एक नया मॉलिक्यूल, एक नया सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विभिन्न प्रकार के रासायनिक गुणों के साथ एक दूसरा जो अणु है वो हमें प्राप्त होगा। तो ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, दैट व्हेन ओल्ड बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। पुराने बंध टूटेंगे और नया बंध बनेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब बातें हैं कि ये केमिकल रिएक्शन में प्रोसेस और मतलब किस तरह से ये प्रोसेस होती है, क्या मतलब किस तरह से बॉन्ड टूटता है। तो इन्होंने कहा कि एक रिएक्शन में अपने कुछ पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक पार्ट जो होता है रिएक्शन का उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और दूसरा होता है अटैकिंग रिएजेंट। और फिर इन दोनों के अटैक से, मतलब इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं आधार अणु, मतलब जो बेस देगा कि आओ हम पर अटैक करके रिएक्शन करो। और अटैकिंग रिएजेंट को हिंदी में समझ गए होंगे आक्रमणकारी अभिकर्मक, जो जाकर के अटैक करेगा इस सबस्ट्रेट पर। और प्रोडक्ट, जो हम डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते हैं, जो हम बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट होगा, और इसी के साथ, मतलब ये उत्पाद होगा और इसी के साथ बनते हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब कि जो हमारा मेन सब्सटेंस जो हमें बनाना है, जिसके लिए हमने रिएक्शन करी, उसके साथ एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। और इनको हिंदी में कहते हैं सह उत्पाद, मतलब मुख्य उत्पाद के साथ बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उन्हें सह उत्पाद कहते हैं। तो एक रिएक्शन के ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सबस्ट्रेट है, अटैकिंग रिएजेंट है, प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। और यहाँ पर कभी कभी एक कैटलिस्ट, जिसे हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा, मतलब सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो खुद किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इट कैन एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये खुद किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है, लेकिन ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, अभिक्रिया के वेग को कंट्रोल कर सकता है। माने जब हम चाहेंगे कि रिएक्शन जल्दी हो, तो ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को घटा सकते हैं। जैसे अमोनिया वाली रिएक्शन हम सबने पढ़ी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया बनता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये हम लोग जैसे आयरन कैटलिस्ट जो है उसकी प्रेजेंस में कराते हैं। तो आयरन जो है वो इन दोनों गैसेस को जल्दी जल्दी रिएक्शन कराने में हमें हेल्प करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया गैस बने। और अगर हम किसी रिएक्शन में चाहते हैं कि कोई रिएक्शन जल्दी ना हो, धीरे हो, तो उस कंडीशन में हम एक ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जो उस रिएक्शन के रेट को धीमा कर दे। तो ये कैटलिस्ट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। सबस्ट्रेट, ये वो मतलब सब्सटेंस होगा जिस पर एक दूसरा सब्सटेंस आकर अटैक करेगा और इसके बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होंगे। अटैकिंग रिएजेंट, इसको आक्रमणकारी अभिकर्मक कहते हैं। ये वो अणु है, ये वो मॉलिक्यूल होगा जो जा करके आधार अणु को सक्रिय करेगा, इसको एक्टिव करेगा, इस पर अटैक करके इसको सक्रिय करेगा कि ये रिएक्शन दे। एंड देन इसके बाद इन दोनों की रिएक्शन होगी और यहाँ पर प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट यानी उत्पाद और सह उत्पाद जो हैं वो बनेंगे। तो ये एक रिएक्शन का इन्होंने प्रोसेस एक लाइन में बताया हुआ है। इसके बाद हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेकिंग को एक नाम दिया गया है और उसका नाम होता है बॉन्ड फिजन। हिंदी में इसको कहते हैं बंध विखंडन। बंध विखंडन का मतलब कि जैसे एक अणु होता है, फॉर सपोज ए और ए, ये मतलब दो एटम है, H हाइड्रोजन हाइड्रोजन मान लो, जैसे H2 लिखा हुआ है तो H बॉन्ड H, तो ऐसे ही ये दो ए कोई परमाणु है और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ और साझा होने पर इनके बीच में क्या बना, बॉन्ड बना, बॉन्ड बना। अब हम क्या करें, हमको क्योंकि दूसरा सब्सटेंस मतलब दूसरा प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, इनके बीच का बंध जो है वो तोड़ना पड़ेगा। तो जब इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर दो कंडीशंस अराइज होती हैं। क्या होती हैं, दो कंडीशन। कंडीशन ये होती है कि
इनके बीच में बॉन्ड टूटने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ब्रेक होने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो बॉन्ड बना था वो दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच बना था, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो किसी एक ही एटम पर ट्रांसफर हो गया। तो दो कंडीशंस यहाँ पर अराइज होती हैं। पहली कंडीशन में जो बॉन्ड फिजन होता है इसको कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या कहते हैं? होमोलिटिक, या इसको होमोलिसिस भी कहते हैं, और हिंदी में कहा जाता है समविखंडन या समबंध विखंडन। और वहीं पर जब इस तरह से बॉन्ड फिजन हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, उस कंडीशन में जो बॉन्ड फिजन होता है इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक, यानी कि विषम बंध विखंडन या विषम विखंडन। तो ये दो तरह से हमारा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है। एक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, एक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। मतलब एक में क्या होगा कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड बनते समय जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए थे दोनों एटम्स के बीच में वो दोनों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कुछ इस तरह से ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और दूसरे वाले एटम के पास अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इस कंडीशन में इस तरह के बॉन्ड फिजन को होमोलिटिक बॉन्ड फिजन यानी समबंध विखंडन कहते हैं। और इनसे बनने वाले यहाँ पर मतलब इन दोनों के बीच जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो एटम्स हमें मिलते हैं इनको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल, यानी कि हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक। ये फ्री हैं, ये किसी से भी रिएक्शन करने के लिए फ्री हैं। दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो चुके हैं, दोनों अनस्टेबल हो चुके हैं, अस्थायी हो चुके हैं, और जाकर के किसी से भी क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। बट अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है, विषम बंध विखंडन है, तो ये किसके बीच होता है? हमने कहा ये दो विभिन्न परमाणुओं के बीच होता है। क्योंकि जब एटम्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते हैं, तो उनमें एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता। मैं बहुत बार ये प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एक एटम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड हुआ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो इक्वल है। तो उस कंडीशन में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा, दोनों बराबर पे ताकत लगा रहे हैं, बराबर इसमें फोर्स लगा रहे हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड जो है दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट अगर मान लो कि बी की पावर ज्यादा है, बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में बी क्या करेगा? वो अपने इलेक्ट्रॉन पर तो बी का कंट्रोल होगा, यानी कि बी के नाभिक का जो बल है वो अपने इलेक्ट्रॉन पर तो लगेगा ही, लेकिन क्योंकि बी ए से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो उस अवस्था में जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बी जो है वो ए का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण यहाँ पर ए के पास से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और ए पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और वहीं पर बी पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो जैसे यहाँ पर जब दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन गए थे तो इन्हें फ्री रेडिकल कहा गया था, वैसे ही जब किसी एक के पास से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसको यहाँ पर हम लोग एक अब फ्री रेडिकल तो कह नहीं सकते, तो इसका नाम यहाँ पर पड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल, या इसको नाभिक स्नेही कहते हैं। और वहीं पर इसका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। इसको नाभिक स्नेही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब ये कहीं पर भी रिएक्शन करने जाएगा तो ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, क्योंकि इसके पास खुद क्या है? नेगेटिव है। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? प्लस वाले की तरफ। और प्लस चार्ज कहाँ होता है? न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन्स जब कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। मतलब ये नाभिक पर अटैक नहीं करेगा, बट कहने का मतलब ये है कि ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा।
और वहीं पर ए जो है, ए के ऊपर क्या है, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसके ऊपर धन आवेश आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसीलिए जो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम नाभिक स्नेही कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये क्या क्या हो सकते हैं, देखिए दो हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल। एक हो सकते हैं हमारे कैटायंस, जो कि आपको साफ दिख रहा है, जो धन आयन होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तो वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दूसरे हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं आपने लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते थे, लुईस अम्ल वो होते थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होता था और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते थे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते थे, जैसे कि फॉर सपोज AlCl3। यहाँ पर Al के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि इसको 8 चाहिए तक पूरा करने के लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो ये भी क्या होगा, लुईस अम्ल की तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड होगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, मतलब ये वहां अटैक करेगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। वहीं पर नाभिक स्नेही क्या होंगे, ये भी दो टाइप के हैं। एक तो दिख रहा है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के बीच में ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये होंगे हमारे एनायंस यानी कि ऋण आयन। दूसरे ये वो होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होता है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा होता है डोनेट करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं लुईस बेस, यानी कि इन्हें लुईस क्षार कहा जाता है, जैसे कि अमोनिया। तो ये थे हमारे बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, समबंध विखंडन, विषम बंध विखंडन। उनसे बनने वाले जो परमाणु होते हैं, जो आयन होते हैं, उनको क्या कहते हैं। अगर होमोलिटिक होगा तो फ्री रेडिकल, दोनों के पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन। अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है, विषम बंध विखंडन है, तो एक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये अब वहां अटैक करेगा जहां पर इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो ये कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। फाइल का मतलब होता है लवर, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस लवर है। न्यूक्लियस लवर का मतलब पॉजिटिव चार्ज लवर है, ये वहां अटैक करेगा जहां इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। वहीं पर जो ए प्लस जिस पर से इलेक्ट्रॉन चला गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अब वहां अटैक करेगा जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही। दोनों में बताया कौन कौन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो कैटायन होंगे और जो लुईस एसिड। न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे, एक तो एनायन और दूसरे लुईस बेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ध्यान से पढ़िएगा, ओके। एंड जो वर्क है वो आपको मंडे ट्यूसडे तक जो है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, अभी तक जितना भी वर्क है, तो वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ओके क्लास, थैंक यू।